टर्की की सरकार ने भूकंप में हजारों इमारतें गिरने के बाद अब इस बात की जांच शुरू कर दी है कि आखिर ये इमारतें भूकंप के इन झटकों को सह क्यों नहीं पाई और ताश के पत्तों की तरह ये डह क्यों गई। असल में इस समय टर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच सरकार से लगातार एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर भूकंप के दौरान ऐसा कैसे हुआ कि जो इमारतें पिछले 10 वर्षों के दौरान बनी हैं, यानी जो नई नई इमारतें हैं जिन्हें वहां की अलग अलग संस्थाओं और सरकारी इकाइयों ने सुरक्षित माना था, जिनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की बात कही गई थी, जिनमें अच्छा बिल्डिंग मटेरियल लगा था, वो सारी इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर कैसे गईं और भूकंप के इन झटकों को सह क्यों नहीं पाई। अकेले टर्की के दक्षिणी भाग में 75,000 इमारतें भूकंप से गिरी हैं या टूटी हैं, नष्ट हुई हैं, प्रभावित हुई हैं, और इनमें से ज्यादातर इमारतें वो थीं जिनका निर्माण हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ था, यानी ये सब नई इमारतें थीं। और इन इमारतों में रहने वाले लोगों को ये उम्मीद थी कि जब भूकंप आएगा तो शायद ये बड़ी बड़ी इमारतें सुरक्षित साबित होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पुरानी जो इमारतें होती हैं, हम मान सकते हैं कि तब टेक्नोलॉजी अलग थी, बिल्डिंग मटेरियल अलग था, वो पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं वो भूकंप के झटकों को नहीं सह पाती, लेकिन आजकल जो नई टेक्नोलॉजी से इमारतें बन रही हैं उन्हें सुरक्षित माना जाता है। फिर टर्की में ये क्या हुआ? इस मामले में टर्की की सरकार द्वारा एक बयान जारी किया गया है कि वहां भूकंप से जो इमारतें गिरी उनमें से ज्यादातर का निर्माण नियमों को तोड़कर हुआ था, नियमों के खिलाफ हुआ था। उन लोगों ने नियमों को माना ही नहीं और ये इमारतें कागजों पर तो भूकंप रोधी थी, लेकिन हकीकत में ये अंदर से खोखली थी, जिसकी वजह से वहां इतने बड़े पैमाने पर हजारों लोग मारे गए। और यही वजह है कि अब टर्की में ऐसी कंपनियों और ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है जिन्होंने मुनाफा कमाने के लिए सारे नियम और कानून ताक पर रख दिए। अब तक वहां 150 से ज्यादा कंपनियों और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है और इनमें से 22 लोगों को तो गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टर्की के अलग अलग शहरों में रेड्स डाली जा रही हैं और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन की तरह ही इन बिल्डर्स को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जिनका काम आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालना है। हालांकि टर्की में भूकंप से हुई बर्बादी को मानव निर्मित आपदा भी कहा जा सकता है, यानी ऐसी आपदा और तबाही जिसके लिए इंसान और इंसान का लालच ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। असल में टर्की की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि 8.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब वहां छोटा मोटा भूकंप ना आता हो। उदाहरण के लिए वर्ष 2021 में वहां 23,763 भूकंप आए, यानी इस हिसाब से वहां हर दिन औसतन 65 भूकंप आए, जिससे काफी बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ। और यही वजह है कि आज टर्की की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर सबसे सख्त कानून है, और इस कानून का नाम है बिल्डिंग कोड कंस्ट्रक्शन। यह कानून वर्ष 1997 में बना था, जिसका मकसद था टर्की में ऐसी इमारतों का निर्माण करना जो भूकंप के दौरान भी खड़ी रहें, सुरक्षित साबित हो। और बड़ी बात यह है कि कानून के समय के साथ साथ समीक्षा भी होती है, और इसमें वर्ष 2007, 2018 और 2019 में इसी कानून में बड़े बड़े बदलाव किए गए। यह कानून कहता है कि टर्की में जो नई इमारतें बनाई जाएंगी उनमें सामान्य कंक्रीट की जगह डक्टाइल कंक्रीट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, डक्टाइल कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा। असल में जब किसी बिल्डिंग के निर्माण के दौरान पिलर्स तैयार करने के लिए कंक्रीट के साथ स्टील का भी इस्तेमाल होता है तो इसे डक्टाइल कंक्रीट कहते हैं। और इसकी खासियत यह है कि जब इसकी मदद से किसी बिल्डिंग के पिलर्स खड़े किए जाते हैं तो इन पिलर्स में दबाव सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और ये पिलर्स भूकंप आने पर भी टूटते नहीं हैं। इसके अलावा इस कानून में और भी कई प्रावधान हैं, जैसे इसमें कहा है कि अगर नक्शे के अनुरूप किसी बिल्डिंग का निर्माण नहीं होता तो इसके लिए उस बिल्डिंग को बनाने वाली कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। अगर किसी इमारत की ऊंचाई निर्धारित मानकों से ज्यादा है या उस इमारत में बिना अनुमति के एक्स्ट्रा फ्लोर्स का निर्माण होता है तो यह भी अपराध है, और जो भी बिल्डर इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसे उसके निर्माण का लीगल कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है कि कोई बिल्डिंग तय मानकों का पालन करते हुए बनाई गई है, और अगर यह सर्टिफिकेट जब किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिलता तो वो इस बिल्डिंग में बने घरों को बेच नहीं सकता। उस बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार उसे गिरा भी सकती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि जब इमारतों के निर्माण को लेकर टर्की में इतने कड़े नियम हैं तो फिर वहां पिछले कुछ वर्षों में ऐसी हजारों इमारतें कैसे बन गईं
जो भूकंप को सह ही नहीं पाती थी। तो इसके पीछे भी एक जबरदस्त घोटाला है जिसमें आपके लिए भी एक सीख है। टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोआन, वो ऐसा माना जाता है कि पिछले 20 वर्षों से इसीलिए टर्की की सत्ता में बने हुए हैं क्योंकि उन्हें वहां की बिल्डर लॉबी का पूरा समर्थन मिलता है और उन पर आरोप है कि यही लॉबी उनका चुनावी और राजनीतिक खर्चा उठाती है और उनके नेताओं और मंत्रियों को गिफ्ट में आलीशान लग्जरी फ्लैट्स दिए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें दी जाती हैं और इसलिए ये सरकार इन भ्रष्ट बिल्डर्स का ध्यान रखती है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्ष 2018 में जब टर्की में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले थे, उससे ठीक पहले टर्की के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि जिन कंपनियों और कॉन्ट्रैक्टर्स ने बिल्डिंग्स बनाते समय नियम और कानून तोड़े हैं, ऐसे लोगों को एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा जिसके तहत वो मामूली सा जुर्माना भरकर अपनी बिल्डिंग्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले सकेंगे। यानी चुनाव जीतने के लिए टर्की के राष्ट्रपति ने उन इमारतों को कानूनी मंजूरी दे दी जो इमारतें रहने लायक थी ही नहीं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले का असर 1 लाख से ज्यादा बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शंस पर पड़ा और भूकंप आने से पहले टर्की में 1 करोड़ 30 लाख मकान ऐसे थे जो नियमों की धज्जियां उड़ाकर बनाए गए थे। इसलिए सोचिए, अगर ये इमारतें गिर गईं और उसके नीचे दबकर हजारों लोग मारे गए तो इसके लिए असली जिम्मेदार कौन है?